नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित टॉपिक अक्षांश पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक 2025 में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में जो लेवल 2 के सामाजिक के विद्यार्थी हैं उनके जो भूगोल का जो टॉपिक है उससे संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आज टॉपिक अक्षांश पर। अक्षांश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश, जिसमें अक्षांश की परिभाषा, प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, अक्षांश रेखाओं की स्थिति क्या है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इनकी दूरी, इनकी लंबाई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो प्रमुख 3 अक्षांश रेखाएं हैं जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन 3 अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अक्षांश से। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब डायग्राम में देखते हैं कैसे। ये है पृथ्वी के क्षैतिज यानी ये जैसे ये खींची हुई है आड़ी रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। वापस देखिए एक बार, यह है पृथ्वी के क्षैतिज पश्चिम से पूर्व ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। इनमें प्रमुख रूप से जो मुख्य रेखाएं हैं वो है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और दक्षिण में उपध्रुव वृत्त या उपध्रुव रेखा। पृथ्वी पर अगर कुल अक्षांशों की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश है वो है 181, जिसमें 90 जो है वह है उत्तरी गोलार्ध में और 90 जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध में। इस प्रकार जो टोटल होते हैं वो 181 होते हैं, क्योंकि 90 और बीच में ये जो 0 डिग्री है ये है भूमध्य रेखा वाला अक्षांश, विषुवतीय अक्षांश। ये मिला के जो होता है 90 + 90 + 1 बराबर 181। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की बात होगी तो 181 है, और कुल अक्षांश रेखाओं की बात होगी तो वो है 179। क्योंकि उत्तर में जो 90 डिग्री अक्षांश है और दक्षिण में ये जो 90 डिग्री अक्षांश है ये दोनों बिंदु मात्र हैं, ये रेखाओं में नहीं गिने जाते। इसलिए 181 में से इन दो को अगर घटाएंगे, इन दो को माइनस करेंगे तो पीछे 179 ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्वेश्चन आ जाए अक्षांश कितने हैं, जब तो है 181 और पूछ ले अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179। इनमें जो प्रमुख रूप से मुख्य रेखाएं हैं वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, फिर उत्तर में 66.5 डिग्री उपध्रुव आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में दक्षिणी उपध्रुव वृत्त। भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण वाला जो भाग है इसके ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा इन दोनों को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में हो गया दक्षिणी गोलार्ध। संख्याओं की बात हमने पहले ही कर ली है। अक्षांश वृत्तों की बात होगी तो 181 और रेखाओं की बात होगी तो 179।
क्योंकि ये जो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में जो हैं बिंदु, ये ध्रुव, ये सिर्फ बिंदु मात्र है, यहाँ रेखा ही नहीं बनती है। अब बात कर लेते हैं इनकी लंबाई। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है इन रेखाओं की, वो समान नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है ये सब सर्वाधिक लंबी है, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त है। उसके ऊपर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, उत्तर की ओर बढ़ो या दक्षिण की ओर बढ़ो, इनकी लंबाई में क्या आएगी, कमी आएगी, ये लंबाई इनकी कम होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनके बीच की दूरी की। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो भी अलग अलग है, समान नहीं है दूरी। दो अक्षांशों के बीच जो मध्य औसत दूरी है वो है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। 1 डिग्री यानी 0 डिग्री पे आप खड़े हो अभी और 1 डिग्री ऊपर की ओर बढ़ोगे या 1 डिग्री नीचे की ओर आओगे तो आप 111 किलोमीटर चलोगे, या 111 किलोमीटर की दूरी है। वहीं भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है वो 110.6 किलोमीटर है। और ध्रुव की ओर बढ़ोगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर इनकी जो दूरी है वो 111.7 किलोमीटर हो जाती है। इससे मतलब ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर लंबाई में होती है, नहीं, दूरी होती है अधिक और लंबाई होती है कम। अक्षांश रेखाएं जो हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो लंबाई तो इनकी हो जाएगी कम और दूरी इनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में तो आती है कमी और इनकी जो बीच की दूरी है उसमें होती है वृद्धि। तभी इनकी जो औसत दूरी है वो है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी है वो है 110.6 किलोमीटर। वहीं ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, यही दूरी 111.7 किलोमीटर हो जाती है। एक बार वापस देखिए, यह है पृथ्वी। वापस एक बार पृथ्वी के 37 खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की बात की जाए तो वो है 181 और कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो वो है 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है बिंदु मात्र है, रेखाओं में नहीं गिने जाते। उसके अलावा जो प्रमुख अक्षांश रेखा है उसमें एक तो है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी उप में आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में उपध्रुव वृत्त। अब इनकी लंबाई भी की बात की जाए तो लंबाई इनकी समान नहीं होती। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो लंबाई इनकी अक्षांश रेखाओं की कम होती जाएगी और ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ बिंदु मात्र रह जाएंगी। और बात करें दूरी की तो इनकी जो औसत दूरी है बीच की, अक्षांश रेखाओं की बीच की जो औसत दूरी है वो है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। वही भूमध्य रेखा पर की इनकी जो दूरी है ये 0 डिग्री पर वो है 110.6 किलोमीटर और ध्रुव की ओर बढ़ने पर इनकी जो दूरी है वो 111.7 किलोमीटर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अक्षांश की ये बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है। दो अक्षांश रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, इन दोनों के ये बीच का जो क्षेत्र है यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र ये कहलाता है कटिबंध। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो अब तक इस डायग्राम या चित्र के माध्यम से हमने अक्षांश रेखाएं होती क्या उसकी परिभाषा समझ ली है, प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है वो देख लिए, कुल अक्षांश रेखाएं है कितनी, अक्षांश वृत्त है कितने वो देख लिए, दूरी देख ली है अक्षांश रेखाओं की, लंबाई के बारे में पता कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुव की ओर बढ़ोगे, यह है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, वो चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, तो उसमें 4 जो मुख्य बातें हैं वो होगी। पहला कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़े तो अक्षांश वृत्त जो हैं
वो छोटे होते हैं, यानी लंबाई कम होती है। जैसे ये सबसे पहले 0 डिग्री है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। उसके बाद जैसे जैसे आप उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ोगे, ये वृत्त, ये रेखाएं छोटी होती जाएगी। तो पहला जो बिंदु है वो यही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब बढ़ते हैं तो अक्षांश वृत्त और रेखाएं छोटी होती जाती है। ठीक है। दूसरा कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने का कारण क्यों? क्योंकि सूरज जो है भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार लंबवत या सीधा चमकता है। अब लंबवत और सीधा भूमध्य रेखा पर सूरज ज़्यादा रहेगा तो यहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर गर्मी है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आएगी। और भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ध्रुव जो है बर्फ से ढके हैं, तो जाने पे शीत ऋतु प्रारंभ होगी। फिर तीसरा जो है कारण, तीसरी जो मुख्य विशेषता है वो है कि जैव विविधता में कमी आएगी। भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, इस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इससे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। और चौथा है अक्षांशों के मध्य में दूरी जो होती है उसमें वृद्धि होगी। जैसे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य दूरी में वृद्धि होगी। ये जो अक्षांश रेखा है इनकी बीच की जो दूरी है वो ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगी। 4 बिंदुओं को हमने यहाँ पर समझ लिया है कि भूमध्य रेखा से अगर अपन ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश पर छोटे होंगे, तापमान में कमी आएगी, जैव विविधता में कमी आएगी और अक्षांशों के मध्य और अक्षांश रेखाओं के मध्य जो है वो दूरी वो बढ़ेगी। ये थी अक्षांश के बारे में सामान्य जानकारी, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। अब इनको नोट्स के रूप में एक बार देख लेते हैं। पहले देखते हैं परिभाषाएं। पृथ्वी की सतह पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है। किसी भी स्थान का निर्धारण अक्षांश रेखाओं द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अगर कुछ भी स्थान का निर्धारण करना है तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। कुल अक्षांशों की बात की जाए तो है 181। ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी एक अक्षांश रेखा ये हो गई, और उत्तर में 90 और दक्षिण में 90, तो कुल मिला के 181 अक्षांश। और कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो 179। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो सिर्फ बिंदु मात्र है, इसलिए इन अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 से 179 हो जाती है। बात की अक्षांश रेखाओं की लंबाई की तो लंबाई समान नहीं होती है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है और ध्रुव की ओर बढ़ने पर कम हो जाती है। अब बात की जाए औसत दूरी की तो अक्षांशों के मध्य जो औसत दूरी है वो 1 किलोमीटर बराबर 111 किलोमीटर, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। वही भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी है वो 110.6 किलोमीटर। और ध्रुव पर जाते जाते यही दूरी 111.7 किलोमीटर हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश जो है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, वो क्या है, एक अक्षांश वृत्त है या अक्षांश रेखा जो है ये सबसे बड़ा है। अब वो 4 बिंदु कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये 4 विशेषताएं उत्पन्न होती है। पहला, अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। तापमान में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है और अक्षांशों के मध्य में दूरी में वृद्धि होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अक्षांश रेखा से संबंधित थे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा पर जो प्रमुख 3 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। अब बढ़ते हैं भूमध्य रेखा पर। वैसे तो चर्चा अक्षांश रेखा के अपनी जो सामान्य जानकारी ली उसमें भूमध्य रेखा की ले ली है, फिर भी एक बार अलग से देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा एक, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है
वो ये है कि इस पे सूरज वर्ष में 2 बार लंबवत होता है। सूर्य की किरणें या सूरज भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार लंबवत होता है। लंबवत होने का मतलब होता है कि सूरज की किरणें साल में 2 बार इस पर सीधी पड़ती है। अब वो दो दिन कौन से हैं? एक तो है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं साल में जब भूमध्य रेखा पर सूरज की जो किरणें होती है वो लंबवत और सीधा पड़ती है। अब ये लंबवत और सीधा पड़ती है तो इसकी एक ऋतु परिवर्तन होने वाली बात या जो विशेषता है वो ये है कि इन 2 दिनों में पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। इन 2 दिनों में 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है या भूमध्य रेखा पर ये लंबवत होता है, उस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन व रात की जो स्थिति होगी वो समान होगी। दिन व रात का समय जो होगा वो समान होगा और ये स्थिति साल में 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश या भूमध्य रेखा किन किन देशों से निकलती है। तो भूमध्य रेखा जो है मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों से निकलती है। इसमें सबसे पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीन महाद्वीपों की बात की जाए जिसमें से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निकलती है तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और देशों की बात की जाए तो टोटल 13 देश हैं जिसमें से भूमध्य रेखा निकलती है, या भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की बात की जाए तो 13 हैं। और 3 जल क्षेत्र हैं जिसमें से भूमध्य रेखा होकर निकलती है, जिसमें से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। आगे देखते हैं इनको नोट्स के रूप में, बिंदुओं के रूप में। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, देख चुके हैं मैप के अंदर। भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप सबसे अधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें साल में 2 बार यहाँ पर लंबवत होती है, तो सूर्य ताप सबसे अधिक ही होगा। शीत ऋतु का प्राय अभाव पाया जाता है, गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे शीत ऋतु का अभाव है। शीत ऋतु के लिए आप जब भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ोगे फिर शीत ऋतु प्रारंभ होगी। भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। तापांतर न्यूनतम, जब सर्दी आएगी नहीं तो तापांतर न्यूनतम रहेगा, मतलब दिन में जो तापमान है वही रात में रहेगा। इन दो दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है वो न्यून होता है, मतलब जो दिन में है तापमान वही रात को रहेगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है साल में 2 बार, भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है साल में 2 बार लंबवत होता है और सीधा चमकता है। कब कब होता है? एक तो होता है 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च को जब होता है उससे कहते हैं बसंत विषुव, और 23 सितंबर को जब होता है उसको कहते हैं शरद विषुव। अब इसकी मुख्य विशेषता जब ये लंबवत होता है उस दिन 2 दिनों में कि सभी जगह दिन व रात की जो अवधि है वो समान रहती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन व रात की जो अवधि होगी वो समान होगी। अब इसकी एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो एक फैक्ट बनता है, यही बनता है कि भूमध्य रेखा जो है कांगो और जायरे नदी को 2 बार काटती है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस नदी को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो जायरे नदी। और दूसरा है भूमध्य रेखा दक्षिण अफ्रीका की किस झील के अंदर से निकलती है या किस निम्नलिखित में से किस झीलों के मध्य से गुजरती है, तो वो है विक्टोरिया झील। ये भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो जायरे नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश, महाद्वीप और जल क्षेत्र। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप स्थित है या 3 महाद्वीप के मध्य से निकलती है। देशों की बात की जाए तो 13 और 3 जल निकाय क्षेत्रों से निकलती है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब बात कर लेते हैं एशिया में जो प्रमुख देश हैं जिससे भूमध्य रेखा निकलती है, वो है सबसे पहले मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा किरिबाती। तो एशिया के 3 देश ऐसे हैं जिसमें से भूमध्य रेखा निकलती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब बात करते हैं अफ्रीका के।
अफ्रीका के 7 देश ऐसे हैं जिसमें से भूमध्य रेखा निकलती है। इसमें साओ टोमे प्रिंसेस 1, गैबोन 2, कांगो गणराज्य 3, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 4, युगांडा 5, केन्या 6, सोमालिया 7। तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं, एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील, ये 3 देश ऐसे हैं जिसमें से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निकलती है। अब इसके 3 प्रमुख जल निकाय हैं या महासागर है जिसमें से भी भूमध्य रेखा निकलती है। एक है अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर। तो टोटल 3 महासागर है जिसमें से निकलती है। तो टोटल 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 जल निकाय जिसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन 3 में से भूमध्य रेखा निकलती है। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण जो रेखा है अक्षांश रेखाओं में, उसकी बात कर लेते हैं, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा है कहाँ, स्थिति देखते हैं पहले उसकी मैप में। यह है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित रेखा है वो है कर्क रेखा। ऊपर की तरफ ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर जो रेखा आएगी वो है कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो एक मुख्य विशेषता है या इस पे जो एक सूर्य की जो घटना होती है वो है 21 जून को। 21 जून को इस दिन क्या है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है या लंबवत होता है। 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है या लंबवत होता है। अब 21 जून को जब ये इस पे सीधा चमकता है तो इसमें 2 परिवर्तन होते हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध में इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सब ग्रीष्म ऋतु होती है। सबसे बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। एक बार वापस देखिए, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होगी। अब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत है, सीधा चमक रहा है, तो सीधी बात है यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और ग्रीष्म ऋतु होगी तो दिन क्या होगा, बड़ा होगा, रातें छोटी होगी। तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। वही उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन शीत ऋतु होगी। दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सीधा उल्टा यहाँ हो रहा है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु थी तो यहाँ शीत ऋतु थी। वहाँ दिन बड़े थे तो यहाँ दिन छोटे हैं। वहाँ रात छोटी थी तो यहाँ रात बड़ी है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर निकलती है। तो कर्क रेखा जो है विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा पर जो स्थित महाद्वीप हैं या जिनको ये प्रतिच्छेद करती है तो उसमें आता है एक तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा निकलती है और 16 देशों को ये क्रॉस करती हुई निकलती है। उसके अलावा 6 जल क्षेत्र हैं जिनके अंदर से होती हुई ये निकलती है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख देशों के बारे में और नोट्स के बारे में। एक बार नोट डाउन करते हैं इसकी परिभाषा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं भाई साहब, कर्क रेखा कहते हैं। और 21 जून को यहाँ पे क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है, कर्क संक्रांति। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है तो उस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं। और उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी, दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। अब कर्क रेखा पर स्थित देश, महाद्वीप और जल क्षेत्र देख लेते हैं। कर्क रेखा पर 3 महाद्वीप स्थित है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और जल निकाय हैं 6। एशिया के कौन कौन से देश है, एशिया के टोटल ये 16 देश नहीं, यहाँ पे 17 देश है। ये 17 देश। अब देख लेते हैं एशिया। एशिया के टोटल 8 देश हैं,
ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। एशिया महाद्वीप के टोटल 8 देशों में से कर्क रेखा निकलती है, जिसमें सबसे पहला है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मार्टानिया, 7 देश। तो 8 देश तो हो गए अफ्रीका के, नहीं 8 देश तो हो गए एशिया महाद्वीप के, और 7 देश हो गए अफ्रीका महाद्वीप के, और 2 देश हैं उत्तरी अमेरिका के, जिसमें पहला है बहामास और दूसरा है मैक्सिको। तो कुल मिला के 17 देशों से कर्क रेखा होकर निकलती है। और 6 जल निकाय हैं, इसमें हिंद महासागर 1, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर 3 तो यही हो गए जो भूमध्य रेखा में आ रहे थे। उसके अलावा ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये तीनों भूमध्य रेखा में भी आ रहे थे। इसमें जो नए ऐड हुए हैं वो है ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। तो कुल मिला के 6 जल निकाय, 17 देश और 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत में से होकर निकलती है, तो अब भारत के संदर्भ में इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कुछ फैक्ट है कर्क रेखा से संबंधित भारत के संदर्भ में कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक की जो राजधानी है वो है रांची। कर्क रेखा के सबसे दूर में जो राजधानी स्थित है वो है जयपुर। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में सबसे अधिक लंबाई जो है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा जब भारत से निकलती है ऐसे तो सबसे अधिक जो लंबाई पड़ती है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और सबसे कम जो लंबाई है वो है राजस्थान में। ये हो गई भारत के संदर्भ में कर्क रेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसको देख लेते हैं, वो है मकर रेखा। मकर रेखा पहले इस मैथ में समझते हैं मकर रेखा है क्या। ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है भाई साहब मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि 22 दिसंबर के दिन इस पर सूरज की जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, यानी सूरज इस दिन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है और सीधा चमकता है। तो इससे 2 परिवर्तन आते हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में इस दिन शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर के दिन जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। मकर रेखा पर जो स्थित महाद्वीप है, देश है और जल निकाय है, अब उनकी बात करते हैं। मकर रेखा पर 3 महाद्वीपों की स्थिति है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और जल निकायों की बात की जाए तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। एक बार देखते हैं नोट्स के रूप में इनको। मकर रेखा परिभाषा देखिए पहले इसकी। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 22 दिसंबर के दिन ये क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, जिससे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। लिखा हुआ नहीं इसमें, ये लिख देते हैं मकर 22 दिसंबर की जो घटना है उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अब उस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है इससे संबंधित कि लिम्पोपा नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है।
वाविदनीय। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है लिम्पोपा नदी। कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो जायरे नदी। ये 3 जो प्रमुख नदियां हैं इन रेखाओं को 2-2 बार काटती है। अब देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित देश और महाद्वीप कौन कौन से। मकर रेखा पर 3 महाद्वीप स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे, जो मकर रेखा पर स्थित है या मकर रेखा इनके मध्य से गुजरती है। और अफ्रीका के 5 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 1 देश है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के 10 देश और 3 महाद्वीपों के मध्य से मकर रेखा निकलती है। उसके साथ ही 3 जल भराव के क्षेत्र भी हैं जहाँ से मकर रेखा निकलती है। उसमें सबसे पहला हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर और तीसरा अटलांटिक महासागर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिसमें से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये था अपना आज का टॉपिक अक्षांश। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।